क्लास को। हम क्लास स्टार्ट करते हैं जी। मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ स्क्रीन। ये है जी चैप्टर नंबर 13 जो आज हम स्टार्ट करेंगे। इट्स अबाउट कॉर्पोरेशंस। अब आप अकाउंटिंग में कोई भी चीज आप देखेंगे ना, यू विल सी द बेसिक्स विल बी द सेम जो आप कर चुके हैं। अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आप किसी तरह की भी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने की अब आपके अंदर अहलियत है। चैप्टर 13 इज अबाउट द कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कैपिटल स्टॉक ट्रांजैक्शन। कैपिटल स्टॉक ट्रांजैक्शन क्या है ये भी हम देखेंगे। कॉर्पोरेशन क्या होती है इसको भी देखेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स आपके साथ क्लास में एंटर हुए ना, अच्छा, उसमें हम देखेंगे कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कॉर्पोरेशन एक टाइप ऑफ बिजनेस ही है ना। हमने देखा था कि ओनरशिप की बुनियाद के हमने 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को हमने देखा था। स्टार्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में से ऐसा कि आपकी एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें सिंगल ओनर होता है। दूसरी आपकी पार्टनरशिप होती है जिसमें आपके 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स हो सकते हैं। और नंबर 3 आपका था भी कारपोरेशन हो सकते हैं। कारपोरेशन भी 2 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम कारपोरेशन को ओवरऑल हम देखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हमने ये देखा था कि उसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जिसमें सिंगल ओनर होता है और जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो आपके अपने जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी एट स्टेक होती है। यानी उसकी जो लाइबिलिटी है उस बिजनेस की वो अनलिमिटेड होती है। और इन कॉर्पोरेशंस को हम लिमिटेड कंपनीज कहते हैं। इन लिमिटेड कंपनीज ड्यू टू द लिमिटेड लाइबिलिटी हम इनको लिमिटेड कंपनीज कहते हैं। और हमने ये देखा था कि जो बिजनेस होता है वो ओनर से डिफरेंट होता है, चाहे सिंगल ओनर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो। हमने कहा था कि बिजनेस और ओनर 2 सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटीज हैं। सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, यानी ये सेपरेट एंटिटी है, ये सेपरेट एंटिटी है। इसी वजह से हम बात जब करते थे कि ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया तो उसको हम कहते थे कि ये कैपिटल ऐड कर दिया उसने। अगर उसने कुछ पैसे निकाले तो हम कहते हैं ये उसने विदड्रॉइंग की, उसके अंदर से पैसे निकाल लिए। तो हम इसका हिसाब रखते थे बिकॉज बोथ इज ओनर एंड बिजनेस इज सेपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंटिटीज, सॉरी, बोथ सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटीज। तो दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जो हमने ये तो देख लिया कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कॉर्पोरेशन, तीनों सूरतों में आपकी जो इकोनॉमिक एंटिटी जो बिजनेस है वो सेपरेट इकोनॉमिक एंटिटी। लेकिन जब हम कॉर्पोरेशन के अंदर आए तो हमने लाइबिलिटी के हवाले से जब देखा तो हमने कहा कि हमने जितना इन्वेस्ट किया किसी कॉर्पोरेशन के शेयर्स के अंदर, हमने शेयर्स परचेज किए। शेयर्स किस चीज को शो करते हैं? आपकी ओनरशिप को। अगर आपके पास 10,000 के शेयर्स हैं तो आपकी ओनरशिप 10,000 की है, तो आप 10,000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेफ है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। इकोनॉमिक एंटिटी तो सेपरेट थी, अब लीगल एंटिटी भी सेपरेट है। ओनर्स और बिजनेस डिफरेंट लीगल एंटिटीज हैं। अब जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो फिर उसके ऊपर आपका लाइबिलिटी जो है वो आपकी जितना आपने इन्वेस्ट किया उतनी ही आपकी लाइबिलिटी रहेगी उसके अंदर। जितने के आपने शेयर्स लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इसके अंदर सेफ है। और दूसरी चीज क्या होती है कि आपकी अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी सेपरेट है तो फिर उसके लिए अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करता है आपका बिजनेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अच्छा, हम इसकी मेजर प्रैक्टिसेस को देखेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे पेड इन कैपिटल क्या होता है और रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ठीक है। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं जो दोनों किसके अंदर आती हैं?
दोनों ओनर इक्विटी के अंदर आते हैं, ओनर इक्विटी के अंदर आते हैं, रिटेन अर्निंग भी और पेड इन कैपिटल भी, इनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इशू किस तरह से करते हैं कॉमन स्टॉक को, जिनको हम शेयर्स बोलते हैं उनको कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, या उनको स्टॉक भी कहते हैं, कॉमन शेयर या कॉमन स्टॉक। ठीक है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमने इशू किया कॉमन स्टॉक, कैसे इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जो स्टॉक्स होते हैं किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कॉमन स्टॉक सबसे कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जो कि ओनरशिप को आपकी जाहिर करता है। फिर हमने देखना है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग फॉर ट्रेजरी स्टॉक। एक और तरह के भी स्टॉक होते हैं जिनको ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक प्रेफर्ड स्टॉक भी होते हैं, ये प्रेफर्ड स्टॉक क्या होंगे ये भी हम देखेंगे, और इनका डिफरेंस देखेंगे, कॉमन स्टॉक और इसके अंदर फर्क क्या है, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस है। और फिर हम क्या करेंगे, हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन जो है उसको प्रिपेयर करेंगे। किसका, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी क्या होगी, बेसिकली ये ओनर्स इक्विटी है ना, स्टॉक होल्डर्स ही ओनर्स है। ओनर्स इक्विटी है कॉर्पोरेशन की, ओनर इक्विटी को आप देखेंगे, हमने एक स्टेटमेंट हम बनाते थे, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर इक्विटी, एक स्टेटमेंट हम बनाते थे जिस जो कि आपके पार्ट होती थी बैलेंस शीट का। तो ये बैलेंस शीट का एक पार्ट का एक सेक्शन ये भी आप बनाना इसके अंदर सीखें। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर अप होंगी। आज हम इसको कोशिश करते हैं कि इसके कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स कर लें जितने हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर हायरार्किकल स्टाइल के अंदर सारी पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देता है, फिर हायरार्किकल स्टाइल में वो बताते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट के साथ कौन कौन सी चीजें रिलेट करती हैं। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कैसे बनती है, फॉर्मेशन क्या है, स्टॉक होल्डर्स के राइट क्या होते हैं, स्टॉक इशू जब आप करते हैं यानी कोई कंपनी स्टॉक बेचना चाह रही है तो किस तरह से करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टॉक होल्डर्स इशू के हिसाब से। इशुएंस, इशू से मुराद इशुएंस है, यानी आप इशू कर रहे हैं, आप बेचना चाह रहे हैं स्टॉक्स, तो उसकी कंसिडरेशंस आप देखेंगे कि क्या कुछ उसके अंदर आता है। और कॉर्पोरेट कैपिटल, यानी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जो कैपिटल होगा, जो ओनर्स होंगे उनका जो कैपिटल होगा उसको कॉर्पोरेट कैपिटल कहेंगे, ये कैसे बने। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पहले हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर इश्यूज ऑफ कॉमन स्टॉक। जब आप कॉमन स्टॉक इशू करते हैं, इशू करते हैं मतलब आप बेच रहे हैं ना, कॉमन स्टॉक को आप बेच रहे हैं, जनरल पब्लिक के अंदर आपने लॉन्च कर दिया कि आपकी कंपनी शेयर्स दे रही, तो उसको कैसे आप उसको अकाउंटिंग में किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, कॉमन स्टॉक के इश्यूज को आप किस तरह से, इशूइंग पार वैल्यू स्टॉक। पार वैल्यू जो है ये फेस वैल्यू को कहते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, आपने करेंसी नोट देखा होगा ना, करेंसी नोट 10 रुपए का नोट, 50 का, 100 का, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 100 का नोट है। इसी तरह स्टॉक जो होते हैं ना, स्टॉक के ऊपर भी वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, कि ये स्टॉक इसकी वैल्यू इतनी है, तो स्टॉक बिल्कुल वैसे ही पेपर की तरह होता है, करेंसी पेपर की तरह, उस पर आपकी स्टॉक की वैल्यू लिखी होती है। इसकी एग्जांपल आएगी तो आगे इसका तो हो सकता है वो एग्जांपल आएगी तो इसकी ग्राफिक्स भी आ जाएंगी, इसकी तस्वीर वगैरह भी आ जाएगी, वो हम देख लेंगे। पार वैल्यू स्टॉक, इशूइंग नो पार स्टॉक, यानी आप पार के अलावा जो आप बेचते हैं फेस वैल्यू से हटके। इशूइंग स्टॉक फॉर सर्विसेज और नॉन कैश एसेट्स, तो ये भी आप करते हैं। इसकी अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये जब हम करेंगे तो खुद देखेंगे। ये आप फेस वैल्यू पे जब इशू करते हैं स्टॉक को, ये फेस वैल्यू से हट के जब आप इशू करते हैं स्टॉक को, दोनों तरह से आप करते हैं। ठीक है, यानी आपकी स्टॉक की वैल्यू लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं 80 का, तो आप बिलो पार बेच रहे हैं। अगर उसको बेच रहे हैं 200 का, तो आप अबव पार वैल्यू बेचते हैं।
तो उन दोनों को इशू किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह से अकाउंटिंग ट्रेजरी स्टॉक की किस तरह से होती है, परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक होता क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे ट्रेजरी स्टॉक होता क्या है। ये बेसिकली ट्रेजरी स्टॉक होता है जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट जो फंड्स रेज करती है पब्लिक से और उसके अगेंस्ट वो एक पेपर देते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक पेपर देते हैं, उस पेपर को ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। आगे ये टॉपिक आएगा तो इसमें हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक का मतलब क्या है कि आप ट्रेजरी स्टॉक को बेच रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर प्रेफर्ड स्टॉक, ये एक और टाइप है प्रेफर्ड स्टॉक। ये देखिए प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक ये वो स्टॉक्स हैं यानी शेयर्स हैं जो कंपनी के अपने हैं शेयर्स, और ट्रेजरी स्टॉक जो है ये गवर्नमेंट का पेपर होता है जिसे हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। इसको हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं। गवर्नमेंट ये देती है, इशू करती है, तो जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो ये परचेज करती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक की डिविडेंड की क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड जो आपके प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को जब आप ओनर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, शेयर करते हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक। तो आपकी जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं उनकी डिविडेंड के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, उनको आप एक एज देते हैं प्रेफर्ड स्टॉक वालों को। वो क्या होता है, उनको डिविडेंड प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको पहले डिविडेंड दिया जाता है या हर सूरत में डिविडेंड दिया जाता है। तो ये इसके अंदर हम ये देखेंगे। फिर इसमें है लिक्विडेशन प्रेफरेंस कि आप का जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो बेसिकली आप उसको वापस भी ले लेते हैं, जिनको आपने सेल किया ना वापस रीपरचेज कर लेते हैं, ठीक है। ये उसकी लिक्विडेशन हो गई कि आप उसको वापस लेके उसकी जगह जो उसके पैसे हैं वो दे देते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट होती है प्रेफर्ड स्टॉक। ये जब आप प्रेफर्ड स्टॉक देते हैं तो इसमें आप प्रॉमिस करते हैं कस्टमर्स के साथ कि भाई हम आपको, आप हमारा ये स्टॉक ले लें, हम आपको हर साल इतना डिविडेंड लाजिम देंगे, इतना हम मनी आपको लाजिम लाजिम देंगे, इतनी करेंसी देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट फिर आपकी है पेड इन कैपिटल, उसके अंदर आ गया, और रिटेन रिटेन अर्निंग आ गई। ये दोनों किसके अंदर पार्ट होंगे, पार्ट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का पार्ट, ठीक। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मली फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं वेरी क्लियरली कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो सारी कॉर्पोरेट्स होती हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन होती हैं। कुछ छोटी कॉर्पोरेशन होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, बहरहाल वो कॉर्पोरेशन ही होती हैं, और उनके शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो सकता है लिस्टेड हो सकता है नॉट नॉट लिस्टेड हो, दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन आपकी जो अकाउंटिंग ज्यादातर आप फेस करते हैं बड़ी कंपनीज के अंदर या मीडियम टर्म कंपनीज के अंदर, बहुत छोटी कंपनीज भी समटाइम कॉर्पोरेशन होती हैं, तो हमारी जो टोटल बिजनेस होता है उसका आप यूं समझ लें कि रफली ऑन एवरेज 70 to 80% कॉर्पोरेशन होती है, ठीक है। तो आपने जो अकाउंटिंग जाके करनी है ऑन द जॉब कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। पीछे जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है अभी तक वो अकाउंटिंग के बेसिक्स थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट और ये कैपिटल लाइबिलिटी एसेट रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इन सब चीजों का जो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर, हम कैसे इम्प्लीमेंट इसको करें। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप देख लें कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा, पहले जो हमने पार्ट किया था उसकी इंपॉर्टेंस थी, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे आप इसको समझने के काबिल ही नहीं। अब ये प्रैक्टिकल पार्ट उसका आप समझ लें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ये हमने ओवरऑल प्रीव्यू भी देख लिया चैप्टर का और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देख लिए। वहीं से बात शुरू कर रहे हैं जी। एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट
फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर और बिजनेस डिफरेंट चीज होती है। एंटिटी मीन्स आपका बिजनेस जो है वो डिफरेंट है, ओनर डिफरेंट है, दोनों सेपरेट एंटिटीज है। ठीक है। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन बाय पर्पस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बिजनेस किसके लिए हमने बनाया है, फॉर प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। और आप देखते हैं कुछ और कंपनीज भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे ईडी फाउंडेशन है, जैसे ये चीपा वाले हैं, चीपा की जो एम्बुलेंस सर्विस है, और इसी तरह से अंसार बर्नी ट्रस्ट है। बहुत सारी कंपनी हैं इस तरह से। सिलानी ट्रस्ट है जो इकरा वालों ने बनाया हुआ है। तो ये जो ये है, ये भी कॉरपोरेशन, लेकिन इनका मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं, एनजीओ कहते हैं। एनजीओ आपने सुना होगा ना, इनको हम एनजीओ कंपनी। फॉर प्रॉफिट के अंदर तो बहुत सिंपल है, इसकी एग्जांपल्स आप देखें जरा। मैकडोनल्ड इसकी एग्जांपल है, नाइके है, पेप्सी कोला है, गूगल है, ये सारी क्या है, फॉर प्रॉफिट है। और नॉट प्रॉफिट में यहाँ पे उन्होंने अमेरिकन कंपनीज का नाम दिया हुआ है। यहाँ आप ले सकते हैं जो इमरान खान का है कैंसर हॉस्पिटल, उसका भी ट्रस्ट है, सिलानी ट्रस्ट है, इंसान बर्मी ट्रस्ट है, ईडी फाउंडेशन है। ये सारी एनजीओज हैं जो कि जिनका मकसद जो है कुछ और होता है, प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है। एक गुडविल हो बनानी होती है, या आपने सर्व करना है कम्युनिटी को, ये आपका पर्पज हो सकता है। ठीक है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं वो इकट्ठे होके जो है ना, पैसे इकट्ठे करके एक जगह फंड बनाते हैं, कॉर्पोरेशन बनाते हैं, और उस कॉर्पोरेशन से वो फिर हेल्प करते हैं लोगों की हेल्प करते हैं उससे नॉर्मली। अच्छा, अगर आप इसको क्लासिफाई करते हैं ओनरशिप के लिहाज से, किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहे, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आपकी कॉर्पोरेशन के अंदर भी दो टाइप्स होंगी। एक आपकी पब्लिकली हेल्ड होंगी। पब्लिकली हेल्ड का क्या मतलब है, पब्लिकली हेल्ड का मतलब है कि जिसकी शेयर्स जो है वो ओपन है परचेज एंड सेल के लिए, आम पब्लिक के लिए। आप और मैं आम पब्लिक हैं। अगर मैं एक कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ स्टॉक एक्सचेंज में, मैं कहता हूँ जी मुझे इसका शेयर चाहिए, तो वो मुझे मिल जाता है। ठीक है। उसके पैसे मैं पे करता हूँ, दरमियान में मैं कोई एजेंट हायर करता हूँ, ठीक है, या कोई ब्रोकर लेता हूँ, उसके जरिए उसकी फीस पे करता हूँ, उसके जरिए मैं वो शेयर परचेज कर लेता हूँ। तो ये हो गए पब्लिक के अंदर जिसके शेयर होते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिकली हेल्ड कंपनीज, पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशन। ठीक है। या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरी टाइप ऑफ कॉरपोरेशन क्या होती हैं, उसके शेयर्स तो होते हैं, ठीक है, शेयर्स होते हैं उसके, लेकिन वो एक क्लोज ग्रुप के अंदर होते हैं। वो एक फैमिली हो सकती है, वो क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, कि सिर्फ वो ही सेल और परचेज कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। विद इन कन्फाइन क्या होता है कि विद इन दैट ग्रुप जो है वो शेयर्स सेल एंड परचेज होंगे, ओपनली अवेलेबल नहीं होंगे, आप और मैं नहीं उसके शेयर्स परचेज कर सकते। ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या मतलब होगा कि ये किसी फैमिली की कंपनी है, या किसी क्लोज सर्कल में कुछ लोग हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर ये कंपनी बनाई है ये कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन के अंदर हमने दो टाइप्स देखी हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जिनके शेयर्स ओपनली अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कि विद इन कंपनी, विद इन क्लोज सर्कल या विद इन फैमिली हो। ठीक है। इसकी एग्जांपल पब्लिक हेल्थ कंपनीज की एग्जांपल के अंदर भी यही आ गई, ये वाली। ठीक है। नाइकी, पेप्सी कोला, गूगल, इसमें आप भी शेयर्स परचेज कर सकते हैं, गूगल के, पेप्सी कोला के, अगर आप परचेज करना चाहें तो। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगे, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड हैं सारी कंपनीज। ठीक है। प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के अंदर इन्होंने मिसाल दी है अमेरिकन कंपनी की, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका मतलब है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स
ओपन नहीं है, हर कोई नहीं इनको परचेज कर सकता, राइट जी। अच्छा, इसने अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी दी है, प्राइवेटली हेल्ड कॉर्पोरेशन आर आल्सो रेफर टू एज closely held corporation, closely held in circles, in friend circle, in family circle, number of families। आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरह की ना, जैसे शुगर मिल्स होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो घी की कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं नंबर ऑफ कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, राइट जी। ये एक जर्नल हो गया आपका। पहली बात तो ये है कि ये सेपरेट होती है ओनर से, वो तो खैर आपका उसमें भी सेपरेट होती है, इकोनॉमिक एंटिटी सेपरेट होती है, इसमें लीगली भी सेपरेट होती है। और आपकी इसकी सेग्रीगेशन आप कंपनीज की करते हैं दो तरह से। उनका पर्पज क्या है, फॉर प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट को हम एनजीओ कहते हैं और फॉर प्रॉफिट को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी हमने क्लासिफिकेशन देखी ओनरशिप के लिहाज से कि वो या तो पब्लिकली हेल्ड होंगी, यानी उसके शेयर्स इजीली अवेलेबल होंगे, कोई भी उन शेयर्स को सेल एंड परचेज कर सकता है। और प्राइवेटली हेल्ड होंगी जो कि क्लोज सर्कल के अंदर चलेंगी, फैमिली के, एक फैमिली में भी हो सकती है, नंबर ऑफ फैमिलीज के अंदर भी हो सकती है। तो फैमिली आपस में तो एक दूसरे को सेल परचेज कर सकते हैं, यानी मेरी कंपनी है, मेरी एक मतलब क्लोज सर्कल कंपनी है, तो मैं अपनी, मेरे अगर फैमिली उसके अंदर शामिल है तो मैं अपनी फैमिली में अपने भाई बहन, अपने फादर मदर या अपने किसी कजन को मैं वो अपने हिस्से के जो शेयर हैं वो सेल करके पैसे ले सकता हूँ। ओपनली मैं इसको पब्लिक में नहीं सेल कर सकता, किसी और को नहीं सेल कर सकता, दैट इज नॉट अलाउड एज पर रेगुलेशंस, एज पर जो उसकी उसके कानून के अंदर जो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Characteristics ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेशन। इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि चैप्टर का नाम भी कॉर्पोरेशन है। वही बात आ गई जो मैं पहले से कर रहा था, मैं कह रहा था कि ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी, सेम लाइक बीइंग, किसी इंसान की तरह। जैसे कोई दूसरा इंसान आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, आपकी अलग हैं, इन द सेम वे ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसकी कॉर्पोरेशन की। लिमिटेड लाइबिलिटी है ऑफ स्टॉक होल्डर्स, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं या स्टॉक होल्डर्स हैं, की बात है, ठीक है। ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है, जब आप शेयर ट्रांसफर करते हैं तो आप अपनी ओनरशिप किसी और को दे देते हैं कैश लेके, या आप परचेज करते हैं, आप अपनी ओनरशिप को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट्स हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एबिलिटी टू एक्वायर कैपिटल, इसके जरिए आप कैपिटल एक्वायर कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। कंटिन्यूस लाइफ, वो तो उसमें बिजनेस सब तमाम बिजनेस के अंदर होता है। और इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, यानी जो ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो उससे इसकी मैनेजमेंट सेपरेट होती है। जो ओनर्स हैं, जैसे हमने कहा जी कॉर्पोरेशन के अलावा हमने बात की प्रोप्राइटरशिप की, सिंगल ओनर की। सिंगल ओनर के अंदर क्या होता है, उसकी मर्जी होती है, जिसको मर्जी है वो बिजनेस के अंदर रखे निकाले। इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी मर्जी नहीं होती कि किसको रखें और किसको निकालें, ठीक है। इसमें इसका तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसकी मैनेजमेंट और ओनरशिप भी सेपरेट रहती है कॉर्पोरेशन की। ज्यादातर तो है पब्लिकली हेल्ड कंपनीज के अंदर होता है, प्राइवेट हेल्ड कंपनीज के अंदर भी किसी हद तक ये दुरुस्त होता है। तो इसकी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट होती है, यानी इसका मैनेजमेंट सेपरेट होती है उससे, और गवर्नमेंट के हैवी रेगुलेशंस इसके ऊपर, ठीक है। और आपको एडिशनल टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। तो कुछ चीजें इसकी, यानी ये एक पार्ट जो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है और इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। कैसे, अगर आपकी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अच्छी है तो वो आपका एडवांटेज होगा, अगर अच्छी नहीं है तो वो फिर डिसएडवांटेज होगा। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना जरूरी है, ये एक तरह का आपका डिसएडवांटेज है। यू हैव टू मीट लॉट ऑफ रेगुलेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है।
और टैक्सेस आपको सेपरेटली, बिजनेस का टैक्स सेपरेट पे करना पड़ता है, और ओनर्स को जब डिविडेंड मिलता है तो उनको सेपरेट टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो डबल टैक्सेशन भी एक तरह से आपकी हो जाती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी कॉर्पोरेशन की। ठीक है, we will move on to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में वो बता रहा है कि कॉर्पोरेशन एक्ट्स अंडर इट्स ओन नेम रादर देन इन द नेम ऑफ द स्टॉक होल्डर। तो इसका नाम भी डिफरेंट होता है, ओनर्स के नाम से डिफरेंट नाम है। जब कॉर्पोरेशन होगी तो वो किसी भी ओनर के नाम पे नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप देख लें पेप्सी कोला किसी ओनर का नाम नहीं है, गूगल, किसी भी कंपनी को देख लें, IBM। ठीक है, इसी तरह से ये आप सेपरेट सेपरेट शेयर हो सकता है, इसको बताएगा। नेक्स्ट क्या है अभी, अब सेकंड लिमिटेड, इसको एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, जो किसी ने जितने पैसे डाले हैं उतने तक उसकी लिमिटेड होगी लायबिलिटी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ होगी इससे। अच्छा, ट्रांसफरेबल ओनरशिप, शेयर होल्डर्स में सेल देयर स्टॉक, सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, एबिलिटी टू एक्वायर कैपिटल, कॉर्पोरेशंस कैन ऑब्टेन कैपिटल थ्रू द इश्यूएंस ऑफ स्टॉक। तो आप ये स्टॉक्स को सेल करके कैश मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कैश की जरूरत है, फाइनेंसेस की जरूरत है, तो आप इशू करके स्टॉक्स को कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सर्टन रेगुलेशंस होती हैं, वो हम देखेंगे अभी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है अभी, कंटिन्यूस लाइफ का क्या है, कंटिन्यूएंस एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न आपको अगर याद हो तो हमने अकाउंटिंग की जो मेन चीजें पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने देखा था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब है जब भी आप कोई बिजनेस बनाते हैं तो उसमें आपका कोई सेट टाइम नहीं होता कि ये बिजनेस में 10 साल चलाऊंगा उसके बाद मैं बंद कर दूं। तो सेम इज गुड फॉर द कॉर्पोरेशन। जब आप कोई बिजनेस बनाते हैं तो अनलिमिटेड टाइम के लिए बनाते हैं। अनलिमिटेड टाइम का मतलब है कि उसका आपने टाइम पीरियड कुछ सेट नहीं किया होता। हाँ, किसी हार्ड लक की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बैंकक्रप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है कंपनी, तो वो एक और बात है। लेकिन जब भी आप किसी कॉर्पोरेशन को बनाते हैं तो वो उसको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के ऊपर बनाते हैं कि ये चलेगी, कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न इसके अंदर इफेक्ट नहीं होता ओनर्स के साथ, क्योंकि आपकी ओनरशिप क्या है, ट्रांसफरेबल है। एक ओनर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ओनरशिप, इसी नहीं चाहिए, वो शेयर सेल कर देता है कि ओनर चेंज हो जाते हैं। दूसरा कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो तीसरे को सेल कर देते। तो ये इसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती रहती है। तो आप विड्रॉल्स जो करते हैं, या कोई डेथ होती है किसी ओनर की, या इनकैपेसिटी है किसी स्टॉक होल्डर की, या एम्प्लॉय की, या ऑफिसर की, तो ये जो है इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं पड़ता उसकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें चेंज होती रहती है। राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट की उसने बताई होगी, नेक्स्ट क्या है जी, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। ये मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आपकी इसमें मैनेजमेंट सेपरेट होती है ओनरशिप से, वही बात बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स जो है वो मैनेजर्स नहीं हो सकते कभी भी कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, प्रिवेंट ओनर्स फ्रॉम हैविंग एन एक्टिव रोल। रोल जरूर होता है बट देयर इज नॉट एक्टिव रोल, एक्टिव रोल इन मैनेजिंग द कंपनी। तो ये किस तरह से सारा सेटअप बनाते हैं ये अभी हम देखेंगे, इसी के अंदर आएगा कि इसका सेटअप पूरा बनता किस तरह से। इसमें एथिकल नोट भी है, मैनेजर्स हु आर नॉट ओनर्स आर often compensated based on the performance of the firm. Thus may be tempted to exaggerate from firm performance by inflating the income figure. अब जो मैनेजर है वो डिफरेंट है, ओनर नहीं है, तो उसकी जो सैलरी वगैरह होती है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करती है। तो वो कहता है कि ऐसा मुमकिन है एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर कि वो टेम्पर करे फिगर्स को अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने के लिए या रॉन्ग परफॉर्मेंस शो करने के लिए। तो यहाँ पे एक नया इशू बनता है जिसे हम
एजेंसी प्रॉब्लम थे। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है, ये हम जब टाइम मिलेगा तो इसको डिस्कस करेंगे। तो आर्जी तौर पे आप यूं समझ रहे हैं कि जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल्स, और वो अपना काम खुद नहीं करते, अपने काम को करने के लिए एजेंट्स को हायर करते हैं। वो एजेंट्स उनके मैनेजर्स होते हैं। ओनर्स क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे किसी इंस्टीट्यूट का कोई प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि पैसे उनके पैसों से चल रही है कंपनी, वो प्रिंसिपल्स हैं। और जो वो मैनेजर्स हायर करते हैं उस कंपनी को चलाने के लिए, वो उनके एजेंट हैं। तो एजेंट्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जब देखते हैं और प्रिंसिपल्स के इंटरेस्ट को नहीं देखते, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने लग जाते हैं, तो उसकी आप कॉस्ट पे करते हैं, उसकी आप कॉस्ट पे करते हैं, उसको हम एजेंसी कॉस्ट करते हैं। ठीक है। और इस इन सारी चीजों को डिस्कस करती है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी यानी एजेंट्स से एजेंसी कॉस्ट है, जो एजेंट्स की वजह से जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है उसको एजेंसी कॉस्ट करते हैं। तो हम बहरहाल इसको नहीं पढ़ रहे, ऐसी बात यहाँ पे आ गई एथिकल नोट के अंदर, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जी हम। गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या बताती है अभी। गवर्नमेंट रेगुलेशन में आप देख लें कि इसमें आपका स्टेट लॉ भी लगता है और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन लॉ भी लगता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो है अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नाम से है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, लॉज बनाता है। ठीक है। और स्टेट लॉ क्या है, स्टेट लॉ, ये स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में ये क्या होगा, प्रोविंशियल लॉ। ठीक है। प्रोविंसेस है ना हमारे यहाँ, प्रोविंशियल लॉ। यानी अगर कोई कंपनी केपीके में है तो केपीके के लॉज भी उसके ऊपर लगेंगे, केपीके की रेगुलेशंस भी उसके ऊपर लगेंगी कॉर्पोरेशन के ऊपर, और एससीसीपी के लॉज भी लगेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP.gov.pk इसकी वेबसाइट है, इस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ये सारी कंपनीज को ओवरऑल देखती है। नॉर्मली कुछ लॉज एससीसीपी के होते हैं, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर एक और तरह के लॉज भी होते हैं जो सेंट्रल बैंक लगाता है। सेंट्रल बैंक इसके ऊपर लॉज लगाता है, सेंट्रल बैंक लगाता है फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर, और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर आपका एससीसीपी काम करता है। बल्कि कुछ फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर एससीसीपी की भी रेगुलेशन होती है। प्लस इसके अंदर और भी बहुत सारी रेगुलेशन है। हर कंट्री के अंदर डिफरेंट सेटअप्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो उसके ऊपर रूल्स लगाते हैं। फेडरल रेगुलेशन लगती हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी रेगुलेशंस लगती हैं। तो ये सारी रेगुलेशन सबकी जो होती हैं इनको फुलफिल करना पड़ता है। इनकी रेगुलेशंस में क्या होता है कि आपने अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पब्लिश करना होता है, आपने अपने टैक्सेस को पे करना होता है। उसमें टैक्सेस बहुत सारे किस्म के टैक्सेस आ जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस आ जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है आपका, सेल्स टैक्स है अगर आप सेल कर रहे हैं, इनकम टैक्स है, ये सारी चीजें ना, एक्साइज ड्यूटी है, बहुत सारे टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं। तो सारे टैक्सेस को आपको देखना पड़ता है। और कारपोरेशन की हमने अभी देखा था कि प्रैक्टिस के अंदर ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत सारी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। नहीं करेंगे फॉलो तो क्या होगा, फिर आप अबव द लॉ होने की कोशिश करें, फिर आपके ऊपर जुर्माने लगेंगे, फिर आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग होगी अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपकी कंपनी बंद भी करवा सकती है गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दे रहा है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स उसके ऊपर जो दे रहा है, जो लॉज बता रहा है, उसको हम कहते हैं रेगुलेट करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है जी, एडिशनल टैक्सेस। अब एडिशनल टैक्सेस में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के टैक्सेस आपके इसके ऊपर लगेंगे। ठीक है। कॉर्पोरेशन पेज इनकम टैक्स एज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इन एडिशन स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हैं। उनका डिविडेंड क्या है, उनका प्रॉफिट है ना स्टॉक होल्डर्स का। स्टॉक होल्डर्स क्या है, ये ओनर्स है बेसिकली। कॉर्पोरेशन में जब भी हम स्टॉक होल्डर्स बोलेंगे तो वो ओनर्स होंगे, राइट।
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये सब स्लाइड्स के अंदर भी साथ के साथ ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। अच्छा, इसका आप हायरार्की देखें, ऑर्गेनोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है इसका, जो इसकी हायरार्की है वो क्या है। टॉप पे आपके ऊपर स्टॉक होल्डर्स हैं, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, वोटिंग होती है। वोटिंग किसकी बेस के ऊपर होती है, नंबर ऑफ शेयर्स की बेस के ऊपर वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर सिलेक्ट करते हैं चेयरमैन को। तो चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस में से होंगे, दीज मस्ट बी, कैन बी अमंग द शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो कैन बी आउट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, दोनों तरह से हो सकते हैं। जो बोर्ड ऑफ यानी डायरेक्टर्स जो होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है एक से ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके ऊपर भी रेगुलेशन होती है, कितने डायरेक्टर्स होंगे जो शेयर होल्डर्स में से होंगे और कितने डायरेक्टर्स होंगे जो बाहर से लेंगे। बाहर से जो डायरेक्टर्स लेते हैं वो कौन से होते हैं, वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स का पता है ना आपको। टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं किसी खास फील्ड के, टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स का बता दें सर, टेक्नोक्रेट्स क्या होता जी, टेक्नोक्रेट्स एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के। फॉर एग्जांपल टेक्नोक्रेट्स में आपके मार्केटिंग का एक्सपर्ट आदमी है कोई, उसने बहुत ज्यादा एजुकेशन ली हुई है, बहुत रिनोन्ड है, कोई कंसल्टेंट टाइप की चीज है, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कितने टेक्नोक्रेट्स होंगे, कितने जो है शेयर होल्डर्स में से होंगे और कितने आम लोगों के अंदर में से होंगे, यानी जो कि रिनोन्ड पर्सनालिटीज, पॉलिटिशियंस में से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और सीईओ को। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक एक और ओहदा भी होता है, वो भी अक्सर यूज होता है, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कुछ जगह पे ये भी होता है, सीएफओ भी होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। डिपेंड करता है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट। लेकिन ये क्या करते हैं, ये देते हैं ऐड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐड देते हैं। उसके बाद इंटरव्यूइंग पैनल बैठता है, इनकी टेस्टिंग वगैरह होती है। फिर जो बेस्ट पीपल हैं, जो बेस्ट सर्विंग पीपल हैं उस फील्ड के, जो कि उस फील्ड का कह रहा हूँ, ओवरऑल जो जनरली जो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। नॉर्मली ये लोग कहाँ से आते हैं, नॉर्मली ये लोग फिनेंस के होते हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस के लोग होते हैं नॉर्मली। जो सीईओ होते हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की फील्ड के होंगे, फाइनेंस की फील्ड के होंगे, या ये आपकी मैनेजमेंट की फील्ड के होंगे, यानी मैनेजमेंट के अंदर कुछ किया हुआ है इन्होंने, या मार्केटिंग की फील्ड के होंगे, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो इसके एक्सपर्ट ये लोग होते हैं, लेकिन होते ये जैक हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, यानी इनको जनरल नो हाउ होती है बाकी चीजों की भी, ठीक है। अगर मैनेजमेंट का बंदा है, इसको अकाउंटिंग का भी पता होगा, फाइनेंस का भी पता होगा, इसको मार्केटिंग का भी पता होगा। अगर मार्केटिंग का बंदा है तो इसको जनरल नो हाउ इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, ठीक है। इस तरह के ये लोग होते हैं जिनको आप क्या सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, दो ओहदे ये बनाते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ले जी, सीईओ सिलेक्ट हो गया। अब सीईओ और प्रेसिडेंट जो है ये सिलेक्ट हो गया, तो इन्होंने फिर अब सिलेक्ट करना है फर्दर बाकी लोगों को। ये ऑन सैलरी होते हैं, सैलरीड होते हैं, सैलरीड पीपल, ठीक है। अब इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, ये अब फिर आगे सिलेक्ट करेंगे सेक्रेटरी को, फिर वाइस प्रेसिडेंट हर फील्ड का, मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस का या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या वटेवर, सीएफओ यानी कि लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के सबके आप वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट्स और ये मिल के फिर सेलेक्ट करेंगे ट्रेजरर, ट्रेजरर को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करता है, वो ओवरऑल सारी जो आपकी
फिनेंसेस और सारी चीज़ों को आपको जो चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। और ट्रेजरर आपका फंड्स को इशू करता है और फंड्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो इसके नीचे फिर और लोग भी आते चले जाते हैं, इस तरह से पूरी हायरार्की बन जाती है। तो आप ये देखें इस पूरी हायरार्की के अंदर स्टॉक होल्डर्स का क्या काम है, ये इंटरफेयर नहीं कर सकते इनके काम। इन्होंने अगर कोई इंटरफेरेंस करनी होगी तो इनको कहेंगे, चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता इनके मामला में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको कहेगा, प्रेसिडेंट और सीईओ को कहेगा। सीईओ और प्रेसिडेंट डायरेक्टली इनके अंडर आते हैं, ठीक है। ये यानी क्रॉस नहीं करते लाइन को। ये जो लाइन बन रही है ना, लाइन ऑफ अथॉरिटी जो बन रही है, इसको हम लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। जी सर स्टॉक होल्डर्स तो सर खरीद के चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने, लेकिन सर टेक्नोक्रेट्स कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं? क्या वो भी शेयर्स बाय करते हैं? नहीं, ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे ना, वो तो सोनली बनेंगे इलेक्शंस के ऊपर। इलेक्शन होता है ना, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे, शेयर्स के ऊपर उनका इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल वो सेट करते हैं जी शेयर्स, जिसके पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं कंपनी के, वो एक वोट दे सकता है, एक वोट कास्ट कर सकता है। तो वो वोटिंग होती है उसकी, ठीक है। अब जो वोटिंग होगी, ये कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां से आएंगे, ये आपको रेगुलेशन बता रही है। रेगुलेशन किसने सेट किया है, गवर्नमेंट ने सेट किया है ना, गवर्नमेंट ने सेट की है। रेगुलेशन के अंदर आया है कि भाई आपने एक टेक्नोक्रेट का भी एक डायरेक्टर लेना है, से फॉर एग्जाम्पल एक लेने हैं, 2 टेक्नोक्रेट से आने चाहिए। आखिर इन्होंने ही सिलेक्ट करना है ना प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव को। अगर यही जाहिल लोग आएंगे, उनको पता ही नहीं होगा किसी चीज का। मुझे अगर कहें जी ऑपरेशंस का मैं कोई बंदा सिलेक्ट करूं, मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं? दो आई डिड पीएचडी, लेकिन मेरी पीएचडी तो फाइनेंस के अंदर है, ठीक है। मुझे ऑपरेशंस का क्या पता? जो ऑपरेशंस का एक्सपर्ट आदमी होगा वो ही जानता है ना कि ऑपरेशंस के छोटी छोटी चीजें क्या हैं। तो रेगुलेशन आपको बताती है कि कितने टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन सिलेक्ट वो कैसे होगा? सिलेक्ट वो भी वोटिंग से ही होगा, वोटिंग से सिलेक्ट होगा। जिसके पास जितने वोट होंगे, स्टॉक होल्डर्स पूरे हैं, मिलियंस के अंदर होते हैं स्टॉक होल्डर्स, तो आपके स्टॉक होल्डर्स जो है वो वोटिंग करेंगे। जिस तरह से वोटिंग बैलेटिंग होती है उसी तरह से वोटिंग करेंगे और वो सिलेक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ रही है ना बात की? रेगुलेशन आपको बताती है, लेकिन ये सिलेक्ट होते हैं कैसे? उसके ऊपर, वोटिंग के ऊपर होते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर कोटाज हैं, यानी फीमेल का कोटा है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर उनको परसेंटेज के हिसाब से वो फीमेल सीट्स देते हैं कि इतनी फीमेल रिप्रेजेंटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इलेक्शन के बजाय इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोपोर्शन के साथ वो फिर सिलेक्ट कर लेते हैं उसको, अपनी अपनी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर देते हैं। वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के नहीं आती, लेकिन वो भी मेंबर नेशनल असेंबली बन जाती है कोटा के सिस्टम के ऊपर। तो इस तरह की कोई भी रेगुलेशन वगैरह हो सकती है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मूव करूं आगे? अच्छा, आगे मूव करते हैं। ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये उनकी लाइन ऑफ अथॉरिटी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी। स्टॉक होल्डर्स किसको पूछ सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ये क्रॉस करके प्रेसिडेंट को नहीं पूछेंगे, ये क्रॉस करके इनको नहीं पूछेंगे। इट इज नॉट अलाउड बाय लॉ, इट्स नॉट अलाउड। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो भी करना चाहे वो कर सकता है। अब जो प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कौन पूछ सकता है? इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछ सकता है, ठीक है। अब चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली इनके साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकते। इन्होंने कुछ भी इंटरेक्ट करना है तो इनको कहेंगे, ये आगे करेंगे इंटरेक्ट। तो अब आप देखें कि ये रहा, यहां रह गए ओनर्स, ये ओनर्स है, और यहां से आपकी क्या चीज शुरू हो रही है? ये आपके समझ लें कि मैनेजर्स हैं। ओनर्स और मैनेजर सेपरेट हो गए ना। मैनेजर चला रहे हैं आपकी कंपनी को, जो मैनेज करता है उसको मैनेजर कहते हैं ना।
रेस्ट ऑफ सीट वो पोस्ट भी होती है ना, मैनेजर हम बोलते हैं, तो जो मैनेज करता है वही मैनेजर है ना, तो जनरली तो ये देख रहे हैं ओवरऑल, और बाकी ये देख रहे हैं। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, इसमें जनरल मैनेजर भी हो सकता है, कि जीएम मार्केटिंग है, जीएम फाइनेंस है, जीएम ऑपरेशन है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकता है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्शन के जरिए ओनर्स को सिलेक्ट करते हैं और बस उनका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कुछ पूछना है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैलरीड होते हैं या नॉन सैलरीड होते हैं? इसमें सैलरीड भी होते हैं, नॉन सैलरीड भी होते हैं, दोनों तरह से होते हैं। तो सर इसको हम एक तरह से ओनर कहेंगे या ओनर नहीं है, ये मतलब ओनर सिर्फ वही है जिसके पास शेयर है, जिसके पास शेयर्स हैं वो ओनर्स हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो कितने होंगे, गिने चुने होंगे ना। जैसे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप किसी एमपीए को या एमएनए को भेजते हैं तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक होता है ना, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स को, एक शेयर होल्डर हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर गया हो, 2 गए हो, 3 गए हो, तो ये रेगुलेशन बताती है कि कितने होने चाहिए। ये यानी मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी रेगुलेशन को जब हम पढ़ेंगे, हमने नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। ये जो कॉमर्स लॉ है वो हमें बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन क्या होगी, कितने डायरेक्टर्स आएंगे शेयर होल्डर से, कितने टेक्नोक्रेट्स में से आएंगे, कितने जो है वो ऑनरेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं। ऑनरेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप पे नहीं करते, इनकी सैलरी सेट होती है। सर जो इनका जो रियल ओनर होगा वो भी वहीं पे ही होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएगा या वो ओनर्स में आएगा? मतलब वो स्टॉक रियल ओनर तो कोई भी नहीं होता ना, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स ही ओनर्स उसके है ना, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वही होते हैं ना। आपके ओनर्स जो है शेयर होल्डर्स होते हैं। अभी आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि कंपनी बन कैसे जाती है, फिर जब एक्चुअल कोई ओनर होता ही नहीं है तो कंपनी कैसे बन जाती है। तो थोड़ी देर के लिए रुकें, ये यही काम स्टार्ट होने लगा है, फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन बनती किस तरह से है।